हेलो वेलकम नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट और रिलेवेंट एमसीक्यूज़ हैं। ये एमसीक्यू सीरीज का सुप्रीम कोर्ट वाला वीडियो है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। जो भी इस वीडियो को नए व्यूअर्स हैं, जो लोग इसको देख रहे हैं, उनको मैं बता दूँ कि ये पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। अभी तक इसमें कई टॉपिक हो चुके हैं। सारे टॉपिक जो हैं बाइलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आज सुप्रीम कोर्ट है टॉपिक में, तो आप लोग इस सीरीज़ को, अगर कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं या यूपीएलटी की जो वैकेंसी आने वाली है वो दे रहे हैं, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जीएस में जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी कुछ भी आती है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कोई भी टॉपिक पे आपको 10 से 15, 20 क्वेश्चन आपको डेली मिलते हैं। तो आप जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ये रिवीजन वीडियो भी कह सकते हैं या कॉन्सेप्चुअल, जो भी आपको हो, आप इसको देखना ज़रूर चाहिए आपको। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि जिससे रिलेटेड जितने भी पीडीएफ होते हैं वहाँ पे सारे शेयर होते हैं और वहाँ पे रेगुलर एक क्विज़ चलती रहती है जीएस की, जो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, अपना वैल्यू एडिशन करते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिए, लाइक भी करिए, जिससे और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग मोटिवेट रहेंगे आपको देने के लिए। और पॉलिटी के बाद जो है हम लोग हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ शुरू होगी, उसके बाद ज्योग्राफी की एमसीक्यू सीरीज़ शुरू होगी। जो भी बीपीएससी दे रहे हैं, उत्तराखंड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो लोग इसको ध्यान से देखें। ठीक है, बिना देर किए शुरू करते हैं सीरीज़ को। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वाज सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड इन इंडिया? सुप्रीम कोर्ट भारत में अस्तित्व में कब आया? तो आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट, अच्छा पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 28 जनवरी 1950 को, या 30 अगस्त 1949 को। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 28 जनवरी 1950। मतलब जब भारत देश आज़ाद हो गया था और हमारा संविधान लागू हो गया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जब पूरी तरह से लागू होने के बाद में ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। और जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि इससे पहले तक 1935 के एक्ट में सुप्रीम कोर्ट, वो एक फेडरल कोर्ट बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट से पहले फेडरल कोर्ट एक ऐसा था जो पूरे देश के जितने भी कानून थे वो देखा करता था। वो 1935 एक्ट के तहत वो बनाया गया था, एक्ट के तहत बनाया गया था। अगर पूछा जाए कि वो बनाया कब गया था तो एक दूसरा सवाल हो जाएगा, वो 37 के आसपास है। लेकिन पूछा जाए कि किस एक्ट के तहत बनाया गया था तो 1935 होगा, तो वो फेडरल कोर्ट की बात हो रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कब आया अस्तित्व में? तो 28 जनवरी 1950 में। इससे पहले तक फेडरल कोर्ट हुआ करता था, तो 1950 में हो गया सुप्रीम कोर्ट। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब आप लोग पेन कॉपी से नोट डाउन भी कर लिया करिए, अगर फैक्चुअल है, अगर आपको पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड हाउ मेनी मोर जजेस? आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, तो अभी करेंटली ये करंट पर्सपेक्टिव में, क्योंकि हर साल तो नहीं बढ़ती है, इसीलिए अभी के लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और ये अभी उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनाया गया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा और कितने जज होते हैं? 20 जज होते हैं, 30 जज होते हैं, 25 जज होते हैं, या 31 जज होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 जजेस होते हैं। 31 जज होते हैं प्लस एक चीफ जस्टिस होता है, टोटल 32 हो जाते हैं। ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग ए लेटर टू? मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का जज अगर अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो किसको देगा? चीफ जस्टिस, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को देगा, या प्रधानमंत्री को देगा, या राष्ट्रपति को देगा, या विधि मंत्री, लॉ मिनिस्टर को देगा? तो सीधा सीधा ये है कि इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज अगर होता है, अगर इसको इस्तीफा देना होगा तो सिर्फ राष्ट्रपति को देगा। इसका राइट आंसर राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट होगा। इसको आप लोग टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन? मतलब
निम्न में से किसके पास सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है? ऊपर कितनी संख्या इस पे हो गया। अब ये संख्या जो घटती बढ़ती रहती, घटती तो नहीं है अभी आज़ादी के बाद से, क्योंकि हमारे देश में इतने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो उन केसेस के लिए हमेशा संख्या बढ़ती ही रही है। तो इन संख्या को बढ़ाता कौन है आखिर? क्या राष्ट्रपति देश के बढ़ाते हैं, भारत के राष्ट्रपति, या संसद, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या लॉ मिनिस्टर? तो इसका जो राइट आंसर होगा, पार्लियामेंट के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, इसको मैंने क्वेश्चन जितने फ्रेम किए हैं, मैं यही करता हूँ किसी भी टॉपिक पे कि आपका लगभग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का है तो पूरा कि मतलब इनको नियुक्ति कौन करता है, किसके प्रति जवाबदेही, इस्तीफा किसको देंगे, घटाएगा कौन, बढ़ाएगा कौन, वेतन कैसे होगा, क्या होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी कोशिश करता यही हूँ मैं किसी भी टॉपिक में, सारे एस्पेक्ट, सारे आयाम पूरे आपके कवर हो जाएं। तो हाउ कैन ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बी रिमूव्ड? अब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया किसके द्वारा हटाया जा सकता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, या पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति के द्वारा, या चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब या तो चीफ जस्टिस हो गया, या तो प्रेसिडेंट हो गया, या तो प्रेसिडेंट मतलब पार्लियामेंट के कहने पे प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता है, या चीफ जस्टिस के कहने से प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेसिडेंट के द्वारा ही हटाया जाता है, क्योंकि नियुक्ति भी वैसी ही होती है पर पार्लियामेंट के कहने से। और जिन लोगों को ना पता उनके लिए मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया भी वही होती है जो राष्ट्रपति के हटाने की होती है, यानी कि महाभियोग, जिसको इम्पीचमेंट भी बोलते हैं। तो वो भी पार्लियामेंट से ही पास होता है। तो इसीलिए पार्लियामेंट से ही हटाया जाता है, प्रेसिडेंट के कहने से। तो अगर याद करने के लिए आप इसको भी ऐसे इम्पीचमेंट या महाभियोग से भी जोड़ सकते हैं। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। द एज ऑफ रिटायरमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट इज़? सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्ति की क्या उम्र है? 62 साल है? 62 बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट की एज 62 साल है रिटायरमेंट की। 64 साल है, ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, 64 साल किसी की नहीं होती है। 65 साल है या 63 साल है। तो अगर ये किसी को जैसे नहीं भी पता है तो एलिमिनेट करने के लिए आप ये मान लीजिए कहीं पे या तो 60 साल होती है, या 62 होती है, या 65 साल होती है। 63-64 होती ही नहीं है। तो एलिमिनेट करने के लिए 2 तो ऐसे ही बाहर हो गए। अब इसमें 60 है नहीं, या तो 62 हो सकता है या 65 हो सकता है। तो इसका जो अगर इसमें एक नियम होता है कि हाई कोर्ट का जज रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज भी बन सकता है, अगर वो 65 साल से ऊपर का नहीं है, अगर वो 62 का है। ठीक है, तो अगर वो 62 का है तभी तो बनेगा जब वो उसकी उम्र अभी बची होगी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। तो इसीलिए अब इसकी उम्र क्या हो गई? 65 साल इसका राइट आंसर होगा। हाई कोर्ट की 62 साल रिटायरमेंट की एज होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की एज 65 ईयर्स होती है। सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर डिटरमाइंड बाई? सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसके लिए क्या राष्ट्रपति द्वारा जो वेतन आयोग जो नियुक्त किया जाता है, क्या उसके द्वारा किया जाता है, या विधि आयोग द्वारा किया जाता है, या संसद द्वारा किया जाता है, या मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यही होगा कि पार्लियामेंट के द्वारा ही उसका जो भी सैलरीज होती हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की, वो निर्धारित की जाती हैं। घटानी बढ़ानी है जो भी है वो पार्लियामेंट के द्वारा ही होती है। द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट आर परमिटेड टू कैरी ऑन प्रैक्टिस बिफोर? यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज सेवानिवृत्ति के बाद इनमें से किस कोर्ट में अपनी वकालत कर सकता है, या मतलब प्रैक्टिस कर सकता है? या सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है रिटायरमेंट के बाद, या हाई कोर्ट में कर सकता है, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में कर सकता है, या इनमें से कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकता है? तो इसका राइट आंसर यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वो अपने आप में एक सर्वोच्च पद माना जाता है। तो अगर वो किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करेगा तो उसके उस पद की गरिमा को थोड़ा सा कम आंका जाता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो उसके बाद किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। 9वां देख लेते हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई। एक्टिंग सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी जैसे एक मुख्य न्यायाधीश किसी भी कारण से या वो अपने पद पे नहीं है या वो अपनी ड्यूटी को या अपने कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं है मौके पे, तो उसको इनमें से कौन उस पद के लिए एक मुख्य न्यायाधीश को वहाँ पे एक नियुक्त कर सकता है। किसी भी कोरम नहीं है, जैसे मान लीजिए कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, अगर उसमें कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो उसमें मतलब एक जज की नियुक्ति की जा सकती है और वो अधिकार होता है। तो वो अधिकार किसके पास होता है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, या प्रधानमंत्री के पास होता है, या राष्ट्रपति के पास होता है, या लॉ मिनिस्टर के पास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अगर कोई कोरम नहीं है किसी सुप्रीम कोर्ट में किसी भी केस के लिए, कोरम का मतलब होता है कि कम से कम एक निश्चित संख्या के जो जज होते हैं अगर वो नहीं है तो उसमें कौन है जो कोरम को पूरा करने के लिए एडहॉक बेसिस पे या एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे नियुक्त कर सकता है जज को। तो प्रेसिडेंट उसका राइट आंसर होगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज इन। एडहॉक जज मतलब अस्थायी जज होते हैं। आपको पता हो जैसे कॉलेजेस या स्कूल्स में एडहॉक टीचर हो जाते हैं, मतलब टेम्परेरी बेसिस पे टीचर्स की नियुक्ति हो जाती है। तो एडहॉक जज इनमें से किस कोर्ट में नियुक्त करने का प्रावधान है संविधान में? सुप्रीम कोर्ट में है, या हाई कोर्ट में है, या डिस्ट्रिक्ट या सेशन सत्र न्यायालय में है, जिला या सत्र न्यायालय में, या सभी में एडहॉक जज नियुक्त कर सकते हैं। तो वही बात है, अगर कोरम अगर पूरा नहीं है तो उस कोरम को पूरा करने के लिए टेम्परेरी बेसिस पर एडहॉक जजेस की नियुक्ति की जा सकती है। तो कहाँ की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही एडहॉक जज नियुक्त करने का प्रावधान है, इसके अलावा कहीं भी एडहॉक जजेस की नियुक्ति नहीं होती है। तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर्ड फॉर हियरिंग एनी केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब किसी भी संविधान की अगर विवेचना करनी हो तो कम से कम संविधान के किसी हिस्से की विवेचना करनी हो तो कम से कम कितने जजों की संख्या होनी चाहिए उस संविधान की विवेचना करने के लिए? क्या 5 जजों की संख्या होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए? मतलब कम से कम इतने जज होने चाहिए तभी किसी संवैधानिक मुद्दे पे या संविधान की विवेचना की जा सकती है। उसकी संख्या होगी 5। 5 जज ही उसमें होते हैं संविधान का इंटरप्रिटेशन करने के लिए। कम से कम 5 जज होने ही चाहिए। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एनोंसिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आपको पता है बुनियादी संरचना का सिद्धांत, ये किस केस से जुड़ा हुआ है? ये तो बहुत ही फेमस है, मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे पता ना हो, और जिनको नहीं पता हो वो लोग आप जान लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हमें लगता है कि सारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस केस से संबंधित है? गोलकनाथ केस से संबंधित है, या केशवानंद भारती संबंधित है, मेनका गांधी केस से संबंधित है, या ए.के. गोपालन केस से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस। अच्छा, एक बात और भी है, ये केशवानंद भारती में जो बताया गया था कि मतलब बुनियादी संरचना का सिद्धांत, जिनको नहीं पता मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं कि संविधान जो है इसको मतलब संविधान में कोई भी संशोधन किया जा सकता है, बस उसकी जो बुनियादी संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर, उसको मतलब डिस्टर्ब किए हुए। तो कोई भी संविधान संशोधन हो सकता है, जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट दी थी। और ये आपको बता दें, दूसरा क्वेश्चन इसी से निकल के आएगा, अभी तक संविधान में सबसे बड़ी बेंच कौन सी बनी है? तो केशवानंद भारती की ही बेंच बनी है, इसमें 13 जजेस की बेंच थी। तो ये सबसे बड़ी बेंच है अभी तक के इतिहास में। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बेंच है गोलकनाथ केस में। तो अगर पूछा जाए कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी बेंच अभी तक किस केस में बनाई गई, तो गोलकनाथ है। अगर पहले पूछा जाए तो राइट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस, 13 जजेस की बेंच थी वो। हु हैज़ द लास्ट अथॉरिटी टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को समझाने का अंतिम अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, या महान्यायवादी के पास है, या लोकसभा स्पीकर के पास है, या सुप्रीम कोर्ट के पास है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट।
भाई सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसके पास किसी भी मुद्दे को लेके अगर कोई डाउट आता है किसी भी हिस्से को लेकर संविधान के, तो सुप्रीम कोर्ट ही एक आखिरी साधन है सरकार के पास कि उसका विवेचना करके बताएगा कि क्या सही और क्या गलत है, क्या संविधान के दायरे में है। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ नोन एज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है? पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, या सुप्रीम कोर्ट को, या इनमें से किसी को नहीं? इसका राइट आंसर वही है, सुप्रीम कोर्ट जो विवेचना करेगा, जो बताएगा सही गलत कौन है, ये संविधान के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं नहीं चल रही, तो सुप्रीम कोर्ट ही उसका आंसर होगा। कस्टोडियन है या गार्डियन लिखा हो कस्टोडियन की जगह, तो भी सुप्रीम कोर्ट ही आएगा। ठीक है, हिंदी में तो इतनी दिक्कत नहीं आती, इंग्लिश में कभी कस्टोडियन या गार्डियन पूछ लेते हैं तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ही आंसर आएगा, बाकी हिंदी में संरक्षक ही रहता है। लास्ट आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज़ द राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ? मतलब इनमें से किसके पास अधिकार है कि संविधान के किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकता है? प्रेसिडेंट ले सकता है, या कोई भी हाई कोर्ट ले सकता है, या प्रधानमंत्री ले सकता है, या सभी ले सकते हैं? तो इम्पॉर्टेंट है, इससे कंफ्यूज मत होइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी मामले में ओपिनियन अगर लेना चाहे सुप्रीम कोर्ट का तो वो ले सकता है, पर हाँ कोई भी ओपिनियन प्रेसिडेंट के ऊपर बाध्य नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं, अगर कोई राय ले ली है तो अब प्रेसिडेंट को तो वो करना ही पड़ेगा, अब तो राय ले ली, अब क्या करें, तो ऐसा नहीं है। राय ले सकता है, पर वो राय मानेगा कि नहीं मानेगा ये उसका स्वविवेक अधिकार है, मतलब उसका डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट का। तो इसलिए राय लेने का अधिकार प्रेसिडेंट को, मानना ना मानना भी अधिकार प्रेसिडेंट का है। तो ठीक है दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन की सीरीज़ में सुप्रीम कोर्ट का मुझे लगता है मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो इसी तरह जुड़े रहिए और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे PDF आप ले लिया करिए और उसको आराम से पढ़िए जो भी आपका एग्ज़ाम है। और अगर आपको कोई टॉपिक लगता है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसी तरह हमें जुड़े रहिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उस टॉपिक पे भी या PDF भी बना के दें। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।